कहते हैं, गरीबी सबसे पहले जेब नहीं खाली करती। गरीबी सबसे पहले इंसान की आवाज दबाती है। और जब आवाज दब जाती है तो सच भी कमजोर दिखने लगता है। यह कहानी है केशव की। एक साधारण आदमी, कोई राजा नहीं, कोई योद्धा नहीं, बस मेहनत करने वाला एक इंसान, जिसने अपनी पत्नी को खोया नहीं था, उससे छीनी गई थी। और फिर उसे यह साबित करना पड़ा कि सच को दबाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। केशव और मालती का जीवन बहुत साधारण था। वे किसी एक जगह टिककर नहीं रहते थे। कभी किसी गांव में 2 दिन, कभी किसी कस्बे में 4 दिन। केशव के पास एक पुरानी बैलगाड़ी थी। उस पर मिट्टी के घड़े, बीज की छोटी थैलियां, थोड़े से मसाले और कुछ सस्ती घरेलू चीजें। मालती सामान संभालती, ग्राहकों से बात करती, कभी कभी बच्चों को हंसा देती, कभी किसी बूढ़ी औरत को मुफ्त में एक घड़ा दे देती। लोग कहते, मालती का दिल बहुत बड़ा है। केशव मुस्कुरा देता और मन में सोचता, दिल बड़ा होना भी कभी कभी भारी पड़ता है। उनके पास पैसा कम था, लेकिन उनके पास एक चीज बहुत थी, एक दूसरे का भरोसा। रात को जब वे किसी धर्मशाला में रुकते तो मालती कहती, केशव, हमारी हालत जैसी भी हो, हम साथ हैं, यही सबसे बड़ी बात है। केशव हमें सिर हिलाता, पर उसकी आंखों में एक डर छुपा रहता। अगर कल सब कुछ छिन गया तो? 1 साल सूखा पड़ा था। बहुत से गांवों में काम कम था। लोग खरीदारी नहीं कर रहे थे। तभी केशव ने सुना कि दूर वाले नगर रंगपुर में बड़ा मेला लगेगा। मेले में भीड़ होगी, पानी की जरूरत होगी, घड़ों की जरूरत होगी और व्यापार की उम्मीद भी होगी। केशव ने मालती से कहा, चलो रंगपुर चलते हैं, वहां कुछ अच्छा हो गया तो हम फिर से संभल जाएंगे। मालती ने बस इतना कहा, जहां तुम वहां मैं। वे सुबह सुबह निकल पड़े। दोपहर होते होते धूप तेज हो गई। रास्ता सुनसान हो गया। चारों तरफ सूखे पेड़ और हवा में धूल का गुबार। केशव ने पानी की बोतल देखी। बस थोड़ा सा पानी बचा था। मालती ने कहा, तुम पी लो। केशव बोला, पहले तुम। दोनों में वही पुरानी बहस, लेकिन बहस में प्यार था। फिर अचानक पीछे से घोड़ों की टापों की आवाज आई और सामने झाड़ियों से लोग निकल आए। उनके चेहरों पर कपड़ा बंधा था, हाथों में लाठी, तलवार और एक पुरानी बंदूक। आंखों में इंसानियत नहीं थी, बस लालच था। एक आदमी चीखा, सब नीचे उतरो, चुपचाप। केशव का शरीर ठंडा पड़ गया। मालती का हाथ कांप गया। लुटेरों ने बैलगाड़ी उलट पलट दी। घड़े टूट गए, बीज बिखर गए। जो सिक्के थे छीन लिए, जो कपड़े थे खींच लिए। और जाते जाते एक लुटेरा हंसा, रंगपुर, अब रंगपुर में रंग नहीं, तुम्हारे लिए सिर्फ भूख होगी। वे चले गए। धूल उड़ी और केशव मालती वहीं बैठ गए, जैसे किसी ने जीवन से आवाज निकाल ली हो। मालती ने धीरे से कहा, केशव, अब क्या? केशव कुछ बोल नहीं पाया। उसने बस मिट्टी को देखा, टूटे घड़े, बिखरे बीज और अपनी खाली हथेली। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, मैं अपनी पत्नी को कैसे बचाऊंगा? रंगपुर अब भी पास था, पर बिना पैसे के। रंगपुर एक दीवार जैसा लग रहा था, जिसके उस पार जीवन था और इस पार बेबसी। रंगपुर के बाहर एक बड़ा पीपल था। उसके नीचे रोज शाम को लोग बैठते थे। कोई थकान उतारता, कोई चाय पीता और कुछ बच्चे पढ़ने आते। वहीं एक बुजुर्ग रहते थे। नाम था गुरुदत्त। लोग उन्हें गुरुजी कहते थे। गुरुदत्त कोई साधु नहीं थे। वे पहले नगर में मुंशी थे। किताबें जानते थे, कानून की बातें समझते थे, पर सबसे ज्यादा वे इंसानों का मन समझते थे। वे बच्चों को पढ़ाते और बड़े लोगों को समझाते कि गलत के सामने चुप रहना भी गलत है। केशव और मालती पीपल के पास आए। दोनों थके थे। मालती की आंखें लाल थीं, केशव की आवाज फंसी हुई थी। गुरुदत्त ने देखा और बिना ज्यादा सवाल किए कहा, बेटा बैठो, पानी पी लो। केशव को पहली बार लगा कि किसी ने उसे इंसान समझकर देखा है। केशव ने सब बता दिया, लूट, बेबसी और रंगपुर में नया जीवन शुरू करने की उम्मीद। गुरुदत्त ने धीरे से कहा, रंगपुर में पैसा बहुत कुछ है,
पर रंगपुर में विवेक भी है, बस सही जगह खटखटाना पड़ता है। केशव ने पूछा, गुरुजी, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं क्या करूं? गुरुदत्त ने लंबी सांस ली, फिर बोले, नगर में एक व्यापारी है, धनराज। बाहर से बहुत भला दिखता है, लोगों को कर्ज देता है, मुस्कुराकर बात करता है, पर उसकी मदद अक्सर जाल बन जाती है। मालती घबरा गई। तो फिर हम कहाँ जाएं? गुरुदत्त बोले, मैं रोक नहीं सकता, पर इतना कहूंगा, मदद लो तो सोच समझकर और अपने आत्मसम्मान को मत गिरवी रखना। केशव का पेट खाली था, दिमाग में डर था और सामने कोई रास्ता नहीं था। उसने बस यही सोचा, आज अगर मैं कर्ज नहीं लूंगा तो कल हम भूख से मर जाएंगे। और यही सोच उसे धनराज के दरवाजे तक ले गई। धनराज का घर बड़ा था, दरवाजे पर 2 नौकर, अंदर संगमरमर जैसा फर्श, दीवार पर कीमती कपड़े। धनराज खुद मोटा नहीं था, पर चालाकी उसकी आंखों में थी। वह बोलता कम था, पर सुनता बहुत था। केशव ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, हम लुट गए, हमें थोड़ा कर्ज मिल जाए तो हम काम करके लौटा देंगे। धनराज मुस्कुराया, काम तुम कर लोगे, पर मेरे पैसे की सुरक्षा? केशव बोला, मेरी जान हाजिर है। धनराज ने हंसकर कहा, जान की मुझे जरूरत नहीं, मुझे भरोसा चाहिए। धनराज की नजर मालती पर गई। उसकी मुस्कान थोड़ी अलग हो गई। वह बोला, तुम्हारे पास गिरवी रखने को कुछ है? केशव ने सिर झुका लिया, नहीं। धनराज बोला, तो फिर एक ही तरीका है, तुम काम करने जाओ, तुम्हारी पत्नी यहीं रहेगी, जब पैसा लौटेगा तब वह भी लौट जाएगी। मालती का चेहरा सफेद पड़ गया, केशव का शरीर कांप गया। गुरुदत्त की चेतावनी याद आई, पर भूख उससे बड़ी थी। केशव ने धीमी आवाज में कहा, ठीक है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? केशव फूट पड़ा, मालती, भरोसा तुम पर है, पर दुनिया पर भरोसा नहीं। मालती ने आंसू पोंछे और बस इतना कहा, जल्दी लौटना। धनराज ने नोटों की थैली दी, काम शुरू करो और सुनो, ज्यादा चालाकी मत करना। केशव उसी रात निकल पड़ा, पर उसकी चाल में अब वही पुरानी सादगी नहीं थी। उसके भीतर अपराध बोध था और एक आग थी। मैं अपनी पत्नी को वापस लाऊंगा। केशव सोचने लगा, मैं ऐसा काम करूं जो जल्दी चले और जिसमें झूठ न हो। रंगपुर में मेला आने वाला था, भीड़ बढ़ने वाली थी और एक समस्या हर साल होती थी, पानी की। केशव को याद आया, गुरुदत्त अक्सर कहते थे, लोगों को सबसे पहले जरूरत चाहिए, शौक बाद में। केशव ने कुओं और बावड़ियों का हाल देखा। कई कुएं गंदे थे, कई में पानी कम था, कुछ में रस्सी तक नहीं थी। उसने मजदूरों से बात की, उसने कुछ युवकों को साथ लिया। उसने तय किया, मैं पानी पहुंचाने का काम करूंगा। पहले दिन वह खुद घड़े उठाकर चला। लोग हंसे, देखो, व्यापारी पानी वाला बन गया। केशव ने जवाब नहीं दिया, वह सिर्फ काम करता रहा। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे। वह दाम ज्यादा नहीं लेता था, वह बूढ़ों और बच्चों को पहले पानी देता। उसकी नज़र में पैसा जरूरी था, पर इंसान उससे भी जरूरी था। कुछ दिनों बाद नगर के एक ढाबे वाले ने कहा, भाई तुम ईमानदार हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर एक कुम्हार मिला, उसने कहा, घड़े ले लो, पैसे बाद में दे देना। केशव को पहली बार लगा, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। मेले की भीड़ बढ़ी, पानी की मांग बढ़ी, केशव का काम बढ़ा और उसकी कमाई भी। पर हर रात जब वह थक कर बैठता तो मालती का चेहरा उसके सामने आ जाता। वह सोचता, क्या वह ठीक होगी? क्या वह सुरक्षित होगी? क्या धनराज उसे डराता होगा? यह सोच उसे सोने नहीं देती थी और इसी बेचैनी में उसने और ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। उधर मालती धनराज के घर में थी। उसे नौकरानी जैसा काम नहीं कराया गया, पर उसे आजादी भी नहीं थी। धनराज ने उसे अलग कमरे में रखा। दरवाजे पर एक बूढ़ी दाई बैठती और एक नौकर दिन में 2 बार खाना देता। पहले दिन धनराज ने कहा, डरो मत, जब केशव पैसा लौटा देगा तुम चली जाओगी। मालती ने हिम्मत करके कहा, सेठ जी, आपने हम पर एहसान किया है, पर कृपा करके मुझे बंद मत रखिए। धनराज ने मुस्कुराकर कहा, यह बंद करना नहीं है, यह सुरक्षा है। मालती समझ गई, यह सुरक्षा नहीं, कैद है।
वह दिन गिनने लगी। हर रोज सुबह सूरज की तरफ देखती और मन में कहती, केशव, जल्दी आना। मालती अकेली थी, लेकिन कमजोर नहीं थी। उसने धीरे धीरे घर की बातें समझनी शुरू की। धनराज बाहर से दयालु दिखता था, पर भीतर से वह लोगों को फंसाता था। किसी को कर्ज देता, फिर ब्याज बढ़ा देता। किसी की जमीन गिरवी रख लेता, फिर कागज में चाल चल देता। मालती ने एक बार रसोई में काम करने वाली लड़की से पूछा, यहां लोग इतना डरते क्यों हैं? लड़की ने डरते हुए कहा, दीदी, सेठ जी के पास कागज हैं, लोगों की मजबूरी है, इसलिए लोग बोल नहीं पाते। मालती ने मन में ठान लिया, अगर मुझे मौका मिला तो मैं केशव को सावधान करूंगी। पर मौका मिलता नहीं था। महीने गुजर गए। केशव ने इतना पैसा जोड़ लिया कि कर्ज चुकाया जा सके। वह खुशी खुशी धनराज के घर पहुंचा। उसके हाथ में थैली थी, आंखों में उम्मीद थी। उसने कहा, सेठ जी, यह आपका पैसा। अब मेरी पत्नी। धनराज की आंखें ठंडी थीं। वह बोला, केशव, तुम्हारी पत्नी अब नहीं रही। केशव के कान सुन्न हो गए। उसने कहा, क्या? धनराज बोला, अचानक बुखार आया, हमने इलाज कराया, पर बची नहीं। केशव के हाथ से थैली गिर गई। उसके पैरों में जान नहीं रही। फिर भी उसने खुद को संभाला। उसने कांपती आवाज में कहा, सेठ जी, अगर वह चली भी गई तो भी मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। धनराज ने हाथ उठा दिया, नहीं, अब मैं पैसे नहीं लूंगा। जब मैं तुम्हारी अमानत वापस नहीं दे सकता तो पैसे कैसे लूं? यह बात सुनकर केशव का दिल और टूट गया। पर इसी में उसके दिमाग में शक भी जागा। धनराज का चेहरा दुखी नहीं था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। उसकी आवाज में दर्द नहीं था। केशव ने मन में कहा, यह झूठ है, कुछ तो गड़बड़ है। वह घर से निकल आया। रास्ता धुंधला था, आंखें जल रही थीं। वह सीधे पीपल के पास गया। गुरुदत्त वहीं बैठे थे। गुरुदत्त ने केशव को देखा तो समझ गए, कुछ बहुत बुरा हुआ है। केशव फूट फूट कर रोने लगा। उसने सब बता दिया। गुरुदत्त ने ध्यान से सुना, फिर बोले, केशव, दुख बड़ा है, पर पहले यह समझ, क्या तुम्हें पक्का लगता है कि वह सच बोल रहा है? केशव ने कहा, नहीं गुरुजी, उसके चेहरे पर झूठ था। गुरुदत्त ने कहा, तो फिर सुन, जब झूठ बहुत मजबूत दिखने लगे तो उसका मतलब यह नहीं कि वह सच है। उसका मतलब यह है कि उसे बचाने के लिए बहुत मेहनत की गई है। केशव ने पूछा, अब मैं क्या करूं? गुरुदत्त बोले, न्याय मांगना है, पर न्यायालय सिर्फ कागज देखता है और धनराज के पास कागज बहुत हैं। केशव ने कहा, तो क्या मैं हार जाऊं? गुरुदत्त की आंखें तेज हो गईं। नहीं, क्योंकि सच तुम्हारे साथ है, और सच अगर तुम्हारे साथ है तो एक रास्ता जरूर होगा। गुरुदत्त ने उसे समझाया कि पहले नगर के जन न्याय मंच में जाए। रंगपुर में हर महीने एक खुली सभा लगती थी, जहां लोग अपने विवाद रखते थे। वहां नगर के कुछ समझदार लोग बैठते थे। सीधा फैसला नहीं होता, पर दबाव बनता था। केशव ने कहा, अगर धनराज ने गवाह खड़े कर दिए तो? गुरुदत्त बोले, झूठे गवाह बड़े सवालों में नहीं टूटते, वे छोटे सवालों में टूटते हैं। केशव सभा में गया। उसने पूरी बात कही। धनराज भी आया, अच्छे कपड़े, मीठी आवाज, और साथ में दो तीन लोग जो उसके पक्ष में बोलने को तैयार थे। धनराज बोला, मैंने मदद की, पर बीमारी किसी के हाथ में नहीं। सभा के लोग बोले, सेठ जी का नाम बड़ा है, वह झूठ क्यों बोलेगा? केशव की आवाज कांप गई। उसने कहा, नाम बड़ा होने से सच बड़ा नहीं हो जाता, पर लोग डरते थे। धनराज का पैसा, धनराज के कागज, धनराज का असर। सभा ने साफ कहा, केशव, सबूत लाओ। सबूत? एक गरीब आदमी सबूत कहां से लाए? केशव फिर टूटा। वह पीपल के पास गया। उसकी आंखों में खालीपन था। गुरुदत्त ने कहा, सबूत हम बनाते नहीं, सच बाहर निकालते हैं। गुरुदत्त ने योजना बनाई। उन्होंने कहा, कल जन न्याय मंच में एक खास सभा होगी। नगर के बड़े लोग भी आएंगे, और इस बार मंच का अध्यक्ष कोई बाहर का नहीं, नगर के बुजुर्गों में से चुना जाएगा। केशव ने पूछा, इससे क्या होगा? गुरुदत्त मुस्कुराए, कभी कभी न्याय करने वाले को
न्याय करना सिखाना पड़ता है। अगले दिन नगर के लोगों ने सम्मान से गुरुदत्त को अध्यक्ष बना दिया, क्योंकि गुरुदत्त का नाम साफ था और लोग भीतर से जानते थे कि वह बिकेंगे नहीं। धनराज को यह खबर लगी तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं, पर वह फिर भी आया, क्योंकि वह सोचता था मेरे झूठ की दीवार मजबूत है। सभा शुरू हुई। गुरुदत्त ने शांत आवाज में कहा, आज हम किसी को गाली नहीं देंगे, आज हम सिर्फ सवाल पूछेंगे। केशव ने अपनी बात रखी। धनराज ने वही पुरानी कहानी दोहराई, बीमारी, इलाज, मौत। गुरुदत्त ने सिर हिलाया, फिर बोले, ठीक है, अब मैं कुछ छोटे सवाल पूछूंगा। गुरुदत्त ने धनराज से पूछा, तुमने इलाज किस दिन शुरू कराया? धनराज बोला, ठीक ठीक याद नहीं, लेकिन मेला शुरू होने से कुछ दिन पहले। गुरुदत्त ने पूछा, मेला किस तारीख को शुरू हुआ? धनराज चुप हो गया। उसने अपने आदमी को देखा। गुरुदत्त ने कहा, यही तो बात है, सच को तारीख याद रहती है, झूठ को तारीख याद नहीं रहती। सभा में हलचल हुई। फिर गुरुदत्त ने पूछा, जिस वैद्य ने इलाज किया उसका नाम? धनराज बोला, वैद्य शंकर। हाँ, वैद्य शंकर। गुरुदत्त ने तुरंत कहा, नगर में तो वैद्य शंकर दो हैं, कौन सा? धनराज घबरा गया, वही जो बाजार के पास। गुरुदत्त बोले, बाजार के पास तो 3 वैद्य बैठते हैं। लोगों ने पहली बार धनराज की आवाज में डर सुना। गुरुदत्त ने एक और चाल चली। उन्होंने केशव से कहा, केशव, तुम्हारी पत्नी की कोई पहचान? केशव बोला, उसकी कलाई पर एक काला धागा था और उसके कान में छोटा सा चांदी का फूल। गुरुदत्त ने धनराज से पूछा, जब वह मर गई तो तुमने उसके सामान का क्या किया? धनराज बोला, हमने दान कर दिया। हमन कर दान कर दिया। हमने दान कर दिया। गुरुदत्त ने कहा, किसे दान? धनराज बोला, मंदिर में। गुरुदत्त बोले, कौन से मंदिर में? धनराज चुप। गुरुदत्त ने कहा, मंदिर का नाम बताओ, पुजारी का नाम बताओ और दान की सूची बताओ। धनराज के माथे पर पसीना आया। सभा में लोग एक दूसरे को देखने लगे। अब लोगों को समझ आने लगा, कुछ तो झूठ है। धनराज ने बात घुमाने की कोशिश की, गुरुजी, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? मैंने तो मदद की थी। गुरुदत्त बोले, मदद का मतलब यह नहीं कि तुम इंसान की आज़ादी छीन लो। फिर गुरुदत्त ने मंच के सिपाही से कहा, धनराज के घर के 2 नौकर बुलाओ, जो दरवाजे पर बैठते हैं। धनराज एकदम बौखला गया, यह सब बेकार है। गुरुदत्त ने शांत होकर कहा, अगर बेकार है तो डर किस बात का? दोपहर तक 2 नौकर आ गए। उनके चेहरे पर डर था, क्योंकि धनराज उनका मालिक था। गुरुदत्त ने कहा, मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, सच बोलोगे तो बचोगे, झूठ बोलोगे तो आज भी गुलाम रहोगे? दोनों ने एक दूसरे को देखा, उनके होंठ कांपे। गुरुदत्त ने पूछा, क्या मालती पिछले महीने इस घर में थी? एक नौकर ने धीरे से कहा, हां। सभा में सन्नाटा छा गया। धनराज चीख पड़ा, झूठ, ये झूठ बोल रहा है। गुरुदत्त ने पूछा, तुम झूठ बोल रहा है तो तुम्हारे पास सच का सबूत क्या है? धनराज के पास कोई जवाब नहीं था। गुरुदत्त ने तुरंत कहा, धनराज, अगर मालती मर चुकी है तो घर में कौन है? धनराज ने कहा, कोई नहीं। गुरुदत्त बोले, तो फिर घर खुलवाओ, सबके सामने। सभा के लोग उठ खड़े हुए। जन न्याय मंच अब भीड़ बन चुका था। भीड़ के आगे धनराज का पैसा भी कमजोर था। धनराज घबरा गया, पर अब उसके पास रास्ता नहीं था। लोग उसके घर की तरफ चले। घर के अंदर एक कमरे का दरवाजा बंद था। दरवाजे पर बूढ़ी दाई बैठी थी। गुरुदत्त ने दाई से पूछा, अंदर कौन है? दाई की आंखें भर आईं। उसने कहा, बेटा, मैं मजबूर हूं। गुरुदत्त ने धीरे से कहा, मजबूरी की भी एक सीमा होती है। दरवाजा खोलो। दरवाजा खुला। अंदर मालती बैठी थी, कमजोर, थकी हुई, पर जीवित। केशव ने उसे देखा तो उसकी सांस अटक गई। वह दौड़कर अंदर गया और मालती के सामने बैठ गया। मालती रोई नहीं, वह बस इतना बोली, मुझे पता था तुम आओगे,
भीड़ में कई लोग रो पड़े, क्योंकि आज गरीब की सच्चाई जीत रही थी। धनराज अब भी बचने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा, मैंने इसे बचाया था, यह सुरक्षित थी। गुरुदत्त ने उसकी तरफ देखा और कहा, सुरक्षा और कैद में फर्क होता है। तुमने इसे इंसान नहीं, एक चीज समझा। नगर के लोग अब धनराज के खिलाफ हो चुके थे। अब न्यायालय भी मजबूर था कि वह मामला ले। धनराज को गिरफ्तार किया गया। उसके कागजों की जांच हुई। कई और लोग सामने आए जिनके साथ धनराज ने चालें चली थीं। धनराज की इज्जत एक दिन में मिट्टी हो गई, क्योंकि असली इज्जत डर से नहीं चलती। असली इज्जत सच से चलती है। कुछ दिन बाद केशव और मालती फिर उसी पीपल के पास आए। गुरुदत्त वहीं बैठे थे। केशव ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, आपने हमें बचा लिया। गुरुदत्त ने कहा, मैंने नहीं, तुम्हारे सच ने तुम्हें बचाया। मैं तो बस आईना था। मालती ने कहा, गुरुजी, मैंने वहां एक बात सीखी, जब तक डर रहेगा गलत लोग ताकतवर रहेंगे। गुरुदत्त मुस्कुराए, और जब लोग बोलने लगेंगे तो गलत लोग अपने आप छोटे हो जाएंगे। केशव ने तय किया कि वह अब सिर्फ पैसा नहीं कमाएगा, वह लोगों के लिए काम भी करेगा। उसने पानी का काम और बढ़ाया, कुएं ठीक कराए, मजदूरों को सही मजदूरी दी और गरीबों को मुफ्त पानी भी दिया। धीरे धीरे केशव पानी वाला नहीं रहा, वह लोगों के लिए भरोसे वाला बन गया। और मालती, वह अब पहले से ज्यादा मजबूत थी। वह औरतों को समझाने लगी कि मजबूरी में भी अपने हक के लिए आवाज उठाई जा सकती है।